Hello friends, welcome back to my YouTube channel again. Today we are going to discuss about फार्मास्यूटिकल लेजिग्नेशन. फार्मास्यूटिकल लेजिग्नेशन है क्या? फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं. फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस ये सब्जेक्ट बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है. मैं आपको इस वीडियो में स्टोरी के रूप में बताऊंगी, तो आपको इजीली उसका ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेजिग्लेशन है क्या, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. तो स्टोरी के रूप में आप देखेंगे तो आपको ये सब्जेक्ट बहुत इजी लगेगा. तो प्लीज़ मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी पूरी वीडियो देख सकें, क्योंकि मेरे चैनल पे दूसरे सब्जेक्ट की वीडियोस भी अवेलेबल है. पहले हम देखेंगे लेजिग्लेशन होता क्या है. लेजिग्लेशन का मीनिंग्स है लॉ. जो भी लॉ होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ्स में, हमारी नॉर्मल लाइफ में रेगुलेशन एंड कंट्रोल्स के लिए जो भी लॉ अप्लाइड होते हैं उसे हम लेजिग्लेशन बोलते हैं. दैट लॉज में भी पॉलिटिक्स रिलेटेड होगा या सोशल रिलेटेड या इकोनॉमी रिलेटेड, अर्थव्यवस्था की रिलेटेड होगा. तो ये सब लेजिग्लेशन जो भी लॉ होते हैं उसे हम लेजिग्लेशन बोलते हैं. The laws applied for regulation and control of various aspects of life is called legislation. These aspects may be political, social और economical. But अभी फार्मास्यूटिकल लेजिग्लेशन है क्या? जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है, जो फार्मास्यूटिक्स में रिलेटेड लॉ है उसे हम फार्मास्यूटिकल लेजिग्लेशन बोलते हैं. दिस लॉ इज रिलेटेड टू मेडिसिन एंड द पर्सनल, सोशल भी कह सकते हैं हम उसे, बिकॉज द इज रिलेटेड टू हेल्थ. सोशल हेल्थ पर्सन की हेल्थ के रिलेटेड है, इसलिए हम इसे फार्मास्यूटिकल लेजिग्लेशन को इकोनॉमिक भी बोलते हैं एंड सोशल भी बोलते हैं. बिकॉज दिस रिलेटेड टू ड्रग्स, कौन सी ड्रग अभी लेनी चाहिए और कौन सी ड्रग जब बैन करना चाहिए, कौन से ड्रग्स को कैसे फॉर्मुलेशन करना चाहिए, इसके लिए डिफरेंट लॉज होते हैं कि वो लॉ के अनुसार वो ड्रग प्रोड्यूस करना चाहिए, उसका मैन्युफैक्चरिंग वैसे होना चाहिए. ये सब आता है फार्मास्यूटिकल लेजिग्नेशन में. उसके डिफरेंट कैटेगरीज भी होते हैं. कौन से ड्रग शेड्यूल एच में आने चाहिए, कौन से ड्रग डिफरेंट शेड्यूल्स में आने चाहिए, कौन से ड्रग्स के लिए क्या एसेप्टिव कंडीशन होनी चाहिए, ये सब जो होते हैं ड्रग्स रिलेटेड उसे हम फार्मास्यूटिकल लेजिग्लेशन बोलते हैं. ओके, सो लेजिग्नेशंस मीन्स इट्स अ लॉ. हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी एस्पेक्ट्स है उसके लिए जो लॉ है उसे लेजिग्लेशन बोलते हैं. फार्मास्यूटिकल लेजिग्लेशन मतलब फार्मास्यूटिकल रिलेटेड सर्जिकल जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे वहाँ पे कैसी कंडीशन होनी चाहिए, एसेप्टिक कंडीशन होनी चाहिए, कौन से ड्रग कौन से कैटेगरी में आनी चाहिए, ये सब जो लॉ होते हैं फार्मास्यूटिक्स रिलेटेड उसे फार्मास्यूटिकल लेजिग्नेशन बोलते हैं. अभी उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों फार्मास्यूटिकल लेजिग्लेशन क्रिएट किए गए. तो फार्मास्यूटिकल लेजिग्लेशन इज रिलेटेड टू हेल्थ ऑफ सोसाइटी के हेल्थ के लिए दीज आर इम्पोर्टेंट. बिकॉज लॉज नहीं होंगे तो जो प्रोडक्शन है मेडिसिन का वो अनहेल्दी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है. तो इसीलिए दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी हेल्थ. एंड जो सोसाइटी को, जो पेशेंट्स को मेडिसिन मिल रहा है वो टेस्टेड है, सेफ है, ताकि वो यूज़ कर सकते हैं, अच्छी तरह से इवेल्युएटेड किया गया है, इसके लिए इसका इम्पॉर्टेंट है. सो दीज आर द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिग्लेशन. फर्स्ट इज आर रिलेटेड टू हेल्थ ऑफ सोसाइटी एंड सेकंड इज टू इंश्योर दैट द पेशेंट रिसीव ड्रग ऑफ गुड क्वालिटी, सेफ, टेस्टेड एंड इवेल्युएटेड फॉर एफिकेसी टू इंटेंडेड यूज. मतलब जो भी यूज कर रहे हैं वो सेफ है. अब फार्मास्यूटिकल लेजिग्लेशन का ओरिजिन मतलब कहाँ से वो क्रिएट हो गए. पहले जो है फार्मास्यूटिकल लेजिग्लेशन जो 18वीं सदी में था नहीं थे. बाद में 19 में बिफोर इंडिपेंडेंस वहाँ पे कुछ कमेटी स्थापन की गई, वहाँ से हमारा एक्ट ये जो है वो स्टार्ट हुए हैं. तो फर्स्ट जो केमिस्ट शॉप है वो 1811 में, मतलब पहले केमिस्ट शॉप थे. मैंने बताया कि अभी केमिकल शॉप मतलब जो फार्मेसी होती है वहाँ पे मेडिसिन प्रोड्यूस नहीं करते, डायरेक्टली डोजेस फॉर्म होते हैं. बट मैंने आपको फार्मास्यूटिक्स के लेक्चर में भी बताया है कि जो केमिस्ट होते थे शॉप पे वो प्रिस्क्रिप्शन में जैसे लिखा जाता था वैसे मेडिसिन प्रोड्यूस करती थी. तो फर्स्ट जो केमिस्ट शॉप है कलकत्ता में इन 1811 में ओपन हुआ था. इन 1811
बट उसके बाद 100 ईयर्स के बाद मतलब 1910 में 100 साल बाद उसका एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ। उन्होंने पहले टिंचर एंड स्पिरिट्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस किया। ये भाटघाटे मिस्टर भाटघाटे ने इन कोलकाता में पहला इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था इन 1811। बाद में 100 साल बाद 1910 में उन्होंने उसका मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्शन कर दिया। टिंचर्स एंड स्पिरिट्स वो पहले प्रोड्यूस करने लगे। बाद में सेकंड कंपनी आया, ये था पहला, उनको 100 साल लगे मैन्युफैक्चरिंग में। वैसे ही एक दूसरा कंपनी था स्मिथ स्ट्रीट करके, उन्होंने 1821 में स्टार्ट किया था उनका शॉप। बाद में फिर उन्होंने भी मैन्युफैक्चरिंग 1918 में नियर अबाउट इनको भी 100 ईयर्स ही लगे थे। 100 ईयर के बाद उन्होंने भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो है 19 से स्टार्ट हुआ, 19 के बाद 18वीं सदी में नहीं था। ऐसे ही स्मॉल इंडस्ट्री जैसे बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स इन कलकत्ता में स्टार्ट हो गया आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा। वैसे ही टी के गज्जार ने भी एक स्मॉल कंपनी स्टार्ट किया इन परेल। ये चार जो है आपको इम्पोर्टेंट है। पहला कलकत्ता में था, उनका आपको ईयर ध्यान में रखना है 1811, 100 साल बाद। इसके बाद स्मिथ स्ट्रीट का, फिर कलकत्ता में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा बेंगल्स केमिकल्स, बाद में टी के जग्गार जिनका बाद में बड़ौदा में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ था। ऐसी छोटी छोटी कंपनियां मार्केट में आने लगी, मतलब उनका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ। बट क्या हुआ, ये जो कंपनीज थी इंडिया में, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था वो बहुत कम था, जो कि इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है इंडियन पब्लिक की वो कंप्लीट नहीं कर पाता था। तब मतलब जो डिमांड थी इंडियंस ड्रग्स की वो बढ़ने लगी, बट इंडिया के पास उतना मैन्युफैक्चरिंग नहीं था। तो तब उसी टाइम यूके जर्मनी से मेडिसिन खरीदी जाती थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तब बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो गई। तो क्या हुआ, उसमें कंपटीशन बढ़ गया इंडियंस एंड फॉरेन्स कंपनी का। सो फिर जो इंडियंस मंगवाते थे तो उन्होंने क्या, जब फॉरेन्स में कंपटीशन बढ़ गया तो अनहेल्दी एंड हार्मफुल सब्सटेंस जो है, ड्रग्स जो है वो इंडिया में आने लगे। इसकी वजह से क्या हुआ, इंडियन मार्केट जो है फुल ऑफ फ्लडेड, मतलब वो सब स्टैंडर्ड हार्मफुल ड्रग्स की वजह से इंडिया का मार्केट फुल भर गया। सो दैट टाइम इंडियन पीपल डिसाइडेड समवन शुड देयर टू टेक केयर ऑफ इंडियंस। कोई तो भी ऐसा होना चाहिए कि ये सब चीज़ें उन्होंने नोटिस करनी चाहिए, कौन सी ड्रग्स आ रही है, वो हार्मफुल है, टेस्टेड है या नहीं टेस्टेड है, पब्लिक के लिए कैसे है, मतलब वो स्टैंडर्ड है कि नहीं, जो स्टैंडर्ड एक्चुअल है वैसे स्टैंडर्ड में वो मेडिसिन हमें आ रही है या नहीं आ रही है। इसके लिए इंडियन पब्लिक ने, एक गवर्नमेंट ने ये सब नोटिस करने के लिए कोई तो जो ट्रेडिंग हो रहा है, मतलब जो मेडिसिन बाहर से आ रही है उसको नोटिस करने के लिए एक कमिटी डिस्कवर्ड की। उसके पहले वहाँ पे ओपीएम एक्ट इन 1878 एंड पॉइजनस एक्ट, डेंजरस एक्ट था, बट दोज वर नॉट कॉम्प्रेहेंसिव, सो दैट they produce a new committee to observe all these things. So India government appointed drug inquiry committee, DEC, drug inquiry committee। ड्रग रिलेटेड जो भी मतलब मेडिसिन है उसके रिलेटेड जो भी इंक्वायरी है उसका मतलब वो स्टैंडर्ड है, अनस्टैंडर्ड है, पब्लिक के लिए हार्मफुल है या नहीं हार्मफुल है, ये सब टेस्टिंग के लिए एक इंक्वायरी वहाँ पे बिठाई गई। सो यहाँ पे जो चेयरमैन थे इनके, और ये कमेटी 1931 में डिस्कवर की गई। तो उसके चेयरमैन थे आर्यन चोपड़ा। तो ये कमेटी को ये चोपड़ा कमेटी भी बोलते थे क्योंकि उनके चेयरमैन थे आर्यन चोपड़ा। ड्रग इंक्वायरी कमेटी वर इस्टेब्लिश इन 1931। बिफोर दैट इंडिया में जो लेजिस्लेशंस थे वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थे। वहाँ पे तो सिर्फ मतलब आती थी मेडिसिन, वैसे ही वो प्रिपरेशन करते थे, बट इतना चेकिंग नहीं होता था कि कौन से स्टैंडर्ड की मेडिसिन हमें आ रही है बिफोर 1931। सो 1931 में जो कमेटी अपॉइंट की गई उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी, मतलब उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि हमारे इंडिया में जो चीज़ें आ रही है वो कैसी होनी चाहिए और कैसा उनका रजिस्टर्ड होना चाहिए। सो दैट कंपनी वर गिवन मोर देन 90 recommendation, but some are very helpful and important, so I included that 3 here. They form a central pharmacy council.
मतलब उन्होंने सेंटर फार्मेसी काउंसिल पूरा इंडिया के लिए एक काउंसिल अपॉइंट किया गया। उसमें ये कमेटी क्या करती थी, वहाँ पे एजुकेटेड लोग थे जिनको मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन है, ऐसे लोग वहाँ पे अपॉइंट किए गए। बाद में वो रजिस्ट्रेशन करते थे कि कौन इंडिया में कितने फार्मेसी स्टोर रहे हैं और एजुकेटेड एंड ट्रेन पर्सन कितना है, उनका सबका रजिस्ट्रेशन वो करने लगे। सो 1931 से जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ, उसके पहले नहीं था। उसके पहले ऐसे आयुर्वेदिक मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन ये इंडिया में बहुत चलता था। तो फर्स्ट लेजिस्लेशन, दे फॉर्म अ सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल विच रजिस्टर ऑल एजुकेटेड एंड ट्रेन पर्सन। बाद में उन्होंने एक और सजेस्ट किया, सजेस्ट टू क्रिएट अ ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, मतलब CDL। उस इस स्टेट के लिए, हर एक स्टेट के लिए, मतलब ये तो इंडिया का काउंसिल हो गया, बट हर एक स्टेट में कोई तो भी ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जहाँ पे ड्रग कंट्रोल करना चाहिए, इसलिए CDL डिपार्टमेंट वहाँ पे फॉर्म की गई। दे वर ऑल्सो सजेस्ट दैट इस्टेब्लिश सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी। सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी के अंडर भी और बहुत सारी ब्रांचेस भी वहाँ पे क्रिएट की गई जो कि ड्रग टेस्टिंग कर सके। मतलब पहला था उन्होंने रजिस्टर, जो एजुकेटेड है उनको पहले रजिस्टर करना है कि वही मेडिसिन रिलेटेड सब देख पाए। बाद में CDL ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट क्रिएट किया इन ईच स्टेट। उसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, ऐसी बड़ी लैब तैयार की, उसके अंडर बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हो गई, वो भी डिफरेंट एरिया में उन्होंने सेट किया। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशंस एंड द रिकमेंडेशन फॉर द इंडियन, मतलब इंडियन के लिए ये सब लेजिस्लेशन है। उसके बाद फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो लेजिस्लेशन का थोड़ा प्रोसेस लेंदी हो गया और बहुत सारी लेजिस्लेशन बाद में आने लगी इंडिपेंडेंस के बाद। सो स्कोप में हम एक कहेंगे कि ये स्कोप है कि इसके बाद 1940 में, क्योंकि डिफरेंट सिस्टम्स, जैसे मैंने आपको बताया होम्योपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक, सो डिफरेंट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मेसी एक्ट, ऐसे डिफरेंट एक्ट्स जो है वो तैयार किए गए आफ्टर 1947। सो दीज ऑल कम्स अंडर द स्कोप। हम अरे डिफरेंट जो एक्ट है वो अगली वीडियो में देखेंगे ही। इस वीडियो में सिर्फ आपने लेजिस्लेशन क्या है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, ये समझना था। सो ये था छोटा सा वीडियो अबाउट द लेजिस्लेशन। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। यदि मेरी आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरा वीडियो फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।